गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है प्राकृतिक संपदा। क्लास 9th साइंस हमारा लेसन है प्राकृतिक संपदा या नेचुरल रिसोर्सेस। इसके अंतर्गत हम नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में समझेंगे या बात करेंगे। जीवों के लिए पृथ्वी जो है एक अनुकूल स्थान है ना। मतलब यहाँ पे जो है जीवन को जीने के लिए सारी फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं। जल, वायु, मृदा, उचित तापमान, भोजन, सूर्य का प्रकाश एवं अन्य कारकों की उपस्थिति के कारण यहाँ जीवन संभव है। मतलब कि यहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। इन सभी जैव एवं अजैव घटक पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संपदा या नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेस हमने समझा किसे कहते हैं। जैव एवं अजैव घटक पदार्थों को ही हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। जो लिविंग घटक होते हैं, जैव और अजैव नॉन लिविंग घटक, इनको हम मिक्स नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है। अब हमने ये समझ लिया कि नेचुरल रिसोर्सेस किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि जीवन की श्वास या वायु, इसकी क्या हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। वायु की हमारी लाइफ में या हमारी इस पे अर्थ पर क्या इम्पोर्टेंस है। वायु बहुत सी गैसों और जल वाष्प का मिश्रण है। वायु में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन हमारी 78% होती है, ऑक्सीजन हमारी 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.03% होती है ना। और वायु में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? अन्य गैसें हैं, जल वाष्प और धूल के कण भी होते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि वायु में कौन कौन सी गैस कौन कौन कितने कितने % में होती है। ऑक्सीजन जीवों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। मतलब कि हम सबके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। कोशिकाओं में ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। मतलब कि जो हमारे सेल्स में भोजन बनता है, उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और इसी प्रकार श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन उपयोग की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की जाती है। हमको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एब्जॉर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये हमने वायु की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। जो हमारे अर्थ पर जलवायु है पूरी, उसके नियंत्रण में ये वायुमंडल जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण होता है, ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के लिए कंबल की तरह कार्य करता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी के लिए कंबल की तरह कार्य करता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी के लिए कंबल की तरह किस प्रकार कार्य करेगा? देखिए, वायु जो है ऊष्मा की कुचालक होती है ना। और वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर नियत रखता है, मतलब कि फिक्स रखता है। और वायुमंडल ही है जो दिन में अचानक तापमान को बढ़ने से रोकता है और रात के समय पृथ्वी के बाहरी अंतरिक्ष में ताप की दर को कम करता है, मतलब कि टेम्परेचर को कम करता है। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल जो है एक कंबल की तरह कार्य करता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि देखो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है ना। तो चंद्रमा में वायुमंडल नहीं रहने के कारण तापमान वहाँ पर -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो टेम्परेचर वहाँ पे घटता बढ़ता रहता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है वायु की गति या पवनें। मतलब कि जो हवा चलती है, कभी तेज़ चलती है कभी धीरे चलती है, तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस प्रकार वो चलती हैं।
वायु की गति के कारण कभी समीर मतलब कि स्लो, कभी तेज हवा तो कभी तूफान का अनुभव हम करते हैं। इन सभी घटनाओं के पीछे का क्या कारण है? इन सभी घटनाओं के पीछे का कारण है सूर्य की किरणों से हवा का गर्म होना, है ना। सूरज की किरणें जो पड़ती हैं उनसे जो हवा गर्म होती है, उसी के कारण कभी हवा तेज चलती है और कभी हवा स्लो चलती है। दिन के समय जो है स्थल के ऊपर वायु की दिन के समय स्थल के ऊपर वायु तेजी से गर्म होकर क्या होता है, ऊपर उठना शुरू करती है ना। वायु गर्म होगी और वो ऊपर उठना शुरू करेगी और वहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। जब वहाँ से वायु ऊपर उठ जाएगी तो वहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। फलस्वरूप समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है ना। तो वो वायु जो है कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगी और पवनों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से पवन का निर्माण होता है। जहाँ पर कम दाब होता है और जहाँ ज़्यादा दाब होता है, इस तरीके से पवनों का निर्माण होगा। वायुमंडल के असमान रूप से गर्म होने के कारण ही वायु में गति बनती है। मतलब कि वायुमंडल में कहीं पर तो गर्म हवा होगी और कहीं पर ठंडी हवा होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग वायु में गति बनती है या लहरें बनती हैं। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं कि रेन या वर्षा कैसे होती है। वर्षा होती है ना, तो इसमें इस प्रोसेस में हम समझेंगे कि वर्षा किस प्रकार होती है। सूर्य की गर्मी से जलाशयों में बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनकर ऊपर उठती है ना। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जलवाष्प ऊपर बनकर उठी। ये है पानी, ये सन है हमारा, ये सूर्य की गर्मी पड़ी तो ये जलवाष्प ऊपर बनकर उठी, जलवाष्प ऊपर बनकर उठी और ये बादल बन गए। जब ये बादल या बूंदें जो हैं धीरे धीरे बड़ी और भारी हो जाती हैं तो फिर ये बारिश का रूप ले लेती हैं। फिर ये बारिश होती है और इस तरीके से ये दोबारा यहाँ पे जो है अंदर धरती में पानी चला जाता है। तो इस तरीके से ये वर्षा होती है ना। तो सूर्य की गर्मी से जलाशयों में बहुत बड़ी मात्रा में जल वाष्प बनकर ऊपर उठती है। ठंडा होने के कारण वायु में उपस्थित जल वाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है, मतलब कि कंडेंस हो जाती है। और जब ये बूंदें बड़ी होकर भारी हो जाती हैं तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती हैं। वर्षा का पैटर्न जो है पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। मतलब कि तेज़ वर्षा होगी, स्लो वर्षा होगी, तो वो भी पवन जैसी हवा चलेंगी उसके अकॉर्डिंग या उस पर निर्भर करेगा। और वर्षा के होने का प्रोसेस जो है हमने इस चित्र के द्वारा भी समझाया है। देखिए यहाँ ये सन है, सन से सनलाइट पड़ी तो पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर उठा और जब ये ठंडा हुआ, ये बूंदें बड़ी हुई और भारी हुई तो ये बारिश के रूप में नीचे आ गई। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो बच्चों आज हमने इसमें पढ़ा कि वर्षा किस प्रकार होती है, वायु की गति या पवनें उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और हमारी वायु में क्या क्या कौन कौन सी वायु कितने कितने % की होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।